और देखिए इस बीच 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की काउंटिंग लगातार जारी है। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए थे उपचुनाव। पश्चिम बंगाल की 4, हिमाचल की 3 सीटों पर काउंटिंग, एमपी, बिहार, तमिलनाडु की 1 सीट पर काउंटिंग, उत्तराखंड की 2, पंजाब की 1 सीट पर काउंटिंग हो रही है। तो लगातार तस्वीरें आपको दिखा भी रहे हैं इस वक्त, और ये तस्वीरें फिलहाल आपके सामने नतीजों का, क्योंकि देखिए इंतजार बेसब्री से किया जा रहा था। बड़ी बात यह है कि ये नतीजे बेहद खास इसलिए हो जाते हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद में उपचुनाव में जिसकी जैसी परफॉर्मेंस रहेगी उस आधार पर जाहिर तौर पर आगामी और अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर एक माहौल तैयार किया जाएगा। तो अगर अभी की देखिए बात करते हैं, जो बाईपोल्स के रिजल्ट लगातार आ रहे हैं उसमें उपचुनाव में कौन है आगे, किसका पलड़ा भारी है, उसकी देखिए अगर बात करते हैं उत्तराखंड की दोनों सीटों पर आगे कौन है। उत्तराखंड की बद्रीनाथ विधानसभा सीट से कांग्रेस के लखपत सिंह बुटौला आगे चल रहे हैं और इस सीट पर 4 राउंड वोटों की गिनती हो चुकी है। बुटौला को अभी तक 7,223 वोट मिले हैं। दूसरे नंबर पर बीजेपी के उम्मीदवार जिनको 1161 वोट मिले हैं, राजीव सिंह भंडारी, जो कि काफी पीछे हैं। मैंगलोर सीट की बात करते हैं, कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन आगे चल रहे हैं। इस सीट पर 4 राउंड काउंटिंग हो चुकी है और निजामुद्दीन को 16,696 वोट अभी तक मिले हैं और बीएसपी के उबैदुर रहमान दूसरे नंबर पर हैं। हारिश उत्तराखंड से, अस्मित इस वक्त पटना से हमारे साथ में इस वक्त हैं और थानेश्वर चंडीगढ़ से इस वक्त हैं। अगर थानेश्वर चंडीगढ़ की बात करते हैं खासतौर पर, क्योंकि पंजाब और हिमाचल के नतीजों को लेकर आपके पास अपडेट होगा, अभी क्या तस्वीर है? 11 क्योंकि बज चुके हैं, 3 घंटे हो चुके हैं काउंटिंग होते होते, अभी कौन आगे बना हुआ है? देखिए, जालंधर उपचुनाव की बात करेंगे क्योंकि जालंधर उपचुनाव पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत सिंह मान, उन्होंने अपना ऑफिस, अपना जो घर है वो भी चंडीगढ़ से जालंधर शिफ्ट कर दिया था एक बाई इलेक्शन को लेकर। बाई इलेक्शन में जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे मोहिंदर भगत, वो इस समय 35,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। शीतल अंगुराल दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने वहां पर खुशी का ढोल बजाकर और मिठाई बांटनी भी शुरू कर दी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जिस तरीके से 35,000 की 8 राउंड काउंटिंग हो चुकी है और 35,000 की लीड चल रही है, तो इससे सीधा सीधा साफ जाहिर है कि आम आदमी पार्टी यहां से विजयी रहेगी। उन्होंने वहां जालंधर के अंदर ढोल बजा दिया, मिठाई बांटनी शुरू कर दी है, लेकिन अभी फाइनल जो अपडेट आना है, फाइनल जो रिजल्ट घोषित करने जिसमें सर्टिफिकेट मिलेगा जीत का, वो अभी बाकी है। दूसरी तरफ अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो देहरा विधानसभा पर सबकी निगाह टिकी है, क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर वहां से चुनाव लड़ रही है और वो इस समय 5,000 काफी वोटों से आगे चल रही है। अगर मैं हमीरपुर की बात करूं तो हमीरपुर से बीजेपी के आशीष आगे चल रहे हैं और दूसरी नालागढ़ से हरदीप बाबा कांग्रेस के आगे चल रहे हैं। 3 सीटों पर कुल हिमाचल में इलेक्शन काउंटिंग हो रही है, उसमें 1 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। जी देखिए, हिमाचल और पंजाब का अपडेट दिया थानेश्वर ने। हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर उपचुनाव की काउंटिंग, हिमाचल प्रदेश की तीनों सीट पर कांग्रेस इस वक्त आगे है। देहरा से सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर आगे है। देहरा से बीजेपी उम्मीदवार होशियार सिंह काफी पीछे हो गए हैं। नालागढ़ से बात करते हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हरदीप सिंह बाबा आगे। हमीरपुर से कांग्रेस उम्मीदवार पुष्पेंद्र भी इस वक्त आगे बने हुए हैं। और थानेश्वर क्योंकि लगातार है और वहां पर पंजाब और हिमाचल पर हमें अपडेट दे रहे हैं। थानेश्वर अगर बात करते हैं हिमाचल की, तो यहाँ पर भी खुद सीएम की पत्नी क्योंकि चुनावी मैदान थी, हालांकि एकदम शुरुआत में उनकी पत्नी पिछड़ गई थी और तब लग रहा था कि यहाँ तो साग को बट्टा लग जाएगा, लेकिन अभी स्थिति सुखद है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। शुरू में कमलेश ठाकुर जब मैदान में उतरी थी तो जो लोकल कांग्रेसी थे वही उनका विरोध कर रहे थे कि पैराशूट नेता माना जा रहा था उसे। उनका कहना था कि जब हम यहां से पुराने कैंडिडेट है तो अपनी पत्नी को उतारा, लेकिन बाद में जिस तरीके से सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी पत्नी के विधानसभा क्षेत्र के कैंप कर लिया और कई दिनों से वहां पर रह रहे थे और घर घर जाकर खुद प्रचार कर रहे थे और कह दिया था कि जिस तरीके से सीएम सिटी है इसको भी सीएम सिटी ही बनेगी, उसके बाद लोगों का रुझान थोड़ा चेंज हुआ और कमलेश ठाकुर कहीं ना कहीं आगे बढ़ी। आज जिस तरीके के नतीजे आ रहे हैं उससे साफ नजर आ रहा है कि कमलेश ठाकुर इस समय विजय की तरफ आगे बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे कैबिनेट के मंत्री जो थे, सारे पूरा अमला कमलेश ठाकुर को जिताने के लिए वहां पर कैंप किए हुए था। उतनी ज्यादा अगर कांग्रेस मेहनत करेगी तो नेचुरल कुछ ना कुछ तो फायदा होने की संभावना है। फिर सुखविंदर सिंह सुक्खू का जो स्टाइल है, वो जहां भी जाते हैं उनकी लोकल भाषा में बात करते हैं और सबको अपना बनाने का प्रयास करते हैं, उसका भी उन्हें काफी फायदा मिल रहा है। हालांकि कमलेश ठाकुर इतनी राजनीति में पहले एक्टिव नहीं थी, लेकिन अब जिस तरीके से वो एक्टिव है और जिस तरीके से लोगों से जाकर रूबरू हो रही है और लोगों में अपनापन दिखा रही है, उसका उन्हें कहीं ना कहीं फायदा मिलता नजर आ रहा है। और बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग की कांग्रेस के विधायकों ने, उसके बाद में उनका दूसरे दल में जाना और फिर उपचुनाव का होना, तो जाहिर तौर पर एक बहुत ही मजबूत संदेश जाएगा। जिसका भी पलड़ा भारी होगा वो उसे अपने हित में भुनाएगा। और एक बार सीधे उत्तराखंड का रुख कर लेते हैं। भारीश, अगर उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ पर भी अभी कांग्रेस के लिए स्थिति सुखद नजर आ रही है। सुना है कि कांग्रेस ही लगातार आगे बनी हुई है। जी पूजा, देखिए चाहे मंगलौर विधानसभा की बात हो या फिर बद्रीनाथ विधानसभा की बात हो,
4 राउंड हो चुके हैं। चारों राउंडों में कांग्रेस बढ़त बनाई हुई है। चाहे हम मंगलौर विधानसभा की बात करें, मंगलौर से काजी निजामुद्दीन करीब 2000 वोटों से आगे चल रहे हैं, और वहीं बद्रीनाथ सीट से जो लखपत सिंह बटोला है कांग्रेस के, वो 1000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। तो कह सकते हैं ये कांग्रेस के लिए सुखद खबर है, राहत भरी खबर है कि 2 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। हालांकि अभी मंगलौर सीट पर यह भी कहा जा रहा है कि अभी जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है वहीं की अभी काउंटिंग शुरू हुई। अब यदि देहात से यदि काउंटिंग होगी तो वहां से बीजेपी आगे रह सकती है, बताया जा रहा है। जी पूजा। अब ये जाहिर तौर पर एक बार अस्मित का रुख कर लेते सीधे। अस्मित, अभी क्या रुपौल की स्थिति है, कौन है आगे? नहीं, रुपौली का 4 राउंड की गिनती पूरी हो गई है पूजा, और यहाँ पे 12,000 वोट जो है इस समय कलाधार मंडल लीड कर रहा है रुपौली से, और उसके ठीक नीचे शंकर सिंह हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी ठीक ठाक वोट उन्हें भी मिल रहा है। लेकिन बीमा भारती तगड़ा झटका लगा है। चौथे राउंड की गिनती में भी 5000 से ज्यादा वोट से पीछे चल रही हैं बीमा भारती। कलाधार मंडल लगातार लीड कर रहे हैं, लेकिन वहां से जो है इस बार फिर से बीमा भारती को झटका लगते नजर आ रहा है, और दिख रहा है क्योंकि बीमा भारती 5 बार से विधायक रही है रुपौली से। हालांकि इस बार जेडीयू नहीं, आरजेडी के टिकट पे लड़ रही हैं। जेडीयू के साथ जब थी तो लगातार जीतते रही थी। लोकसभा में जमानत जब्त हुआ और विधानसभा के उपचुनाव में फिर किस्मत आजमा रही हैं, लेकिन इस बार पिछड़ते नजर आ रही हैं। शंकर सिंह, देखिए बीमा भारती को लेकर के एक ये भी खबर है कि उनका जो एक खास पंचायत है जहां से बीमा भारती लीड करती हैं, वहां मतगणना हो गया है, और वहां भी बीमा भारती जो लीड करना था वो कर चुकी। अब जो पंचायत बाकी है, जो जगह बाकी है, वहां से बीमा भारती बहुत ज्यादा मार्जिन से आगे हो, ये संभावना बहुत कम दिखता है। लेकिन हाँ, कलाधार मंडल और शंकर सिंह, ये 2 ऐसे कैंडिडेट हैं वहां पे। शंकर सिंह नंबर 3 पर आ गई है, तो इसका मतलब भी बड़ा क्लियर है 2-3 कि बीमा भारती अगर नंबर की बात करते हो तो अच्छे से फाइट भी नहीं कर पा रही है। आपके पास ही वापस लौटती हूँ अस्मित, लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल को लेकर एक अपडेट। 4 सीटों पर उपचुनाव की काउंटिंग। पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर ही टीएमसी आगे है। रायगंज से टीएमसी उम्मीदवार कृष्णा कल्याणी आगे है। राणाघाट से अगर बात करते हैं, राणाघाट तक्षी से टीएमसी उम्मीदवार आगे है। बागदा से भी टीएमसी उम्मीदवार मधुपर्णा ठाकुर आगे है। माणिकतला से भी टीएमसी उम्मीदवार सुक्ति पांडे आगे है। और क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो जल्द ही वहां विधानसभा चुनाव भी होंगे, तो ऐसे में लोकसभा चुनाव अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, उसके बाद में उपचुनाव। जाहिर तौर पर ये संदेश खासतौर पर रीजनल पार्टीज देने की कोशिश अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो अपने समर्थकों में देंगी, क्योंकि देखिए जिस भी पार्टी की जीत होगी वो जाहिर तौर पर दिखाने की कोशिश करेगा कि देखिए जनता हमारे साथ में है, और जनता के मुद्दे क्या हैं, जनता की फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, जनता की चॉइस क्या है। तो पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर टीएमसी आगे है। एक बार देखिए उत्तराखंड का जैसे अभी अपडेट दिया भी कि अगर उपचुनाव की बात करते हैं तो मैंगलोर से कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन आगे हैं और बद्रीनाथ से कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला आगे हैं। तो यहाँ पर भी कांग्रेस ही बढ़त बनाए हुए है, जैसा अभी अपडेट दिया भी वहां से लगातार मेरे सहयोगी हैं हरीश, जो कि बता रहे थे कि अभी शुरुआती दौर में तो अभी कांग्रेस आगे है, लेकिन एक और मुस्लिम उम्मीदवार के। अच्छा, एक बार हरीश का रुख कर लेते हैं। हरीश, आपके पास कुछ लोग हैं जीत को लेकर आश्वस्त हैं, काफी खुशी मुझे लगता है कि अभी से मनाने लगे हैं लोग। जी, हमारे साथ कुछ यूथ यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से हैं? हम मंगलौर विधानसभा से हैं सर। यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, कैसे देखते हैं? सर बहुत खुशी की बात है ये, और ये एक क़यादत को बचाने की लड़ाई जो हमने लड़ी थी, वो कल जो बीजेपी वालों ने इस कदर का डंडा और सब प्रशासन शासन मिलकर एक कांग्रेस के प्रत्याशी को हराना चाह रहे थे, लेकिन आज मजबूत क़यादत को जिंदा करने की लड़ाई है और इंशाल्लाह ये जीत फतेह करेंगे। हरी जरा ये पूछेगा कि लोकसभा चुनाव में तो एक भी सीट कांग्रेस को नहीं दिलाते, लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस के साथ खड़ी है जनता, इसकी क्या वजह है? मंगलौर विधानसभा से हूँ। अच्छा, ये बताइए, लोकसभा में यहाँ से बीजेपी चुनाव जीती है, अब उपचुनाव में कांग्रेस को लेकर के क्या मुद्दे रहे हैं जिसको लेकर के आज कांग्रेस आगे चल रही है? देखिए, मेन तो मुद्दा यह है कि जैसे सेंटर में बीजेपी को जो मुद्दा चल रहा है संविधान बचाने के लिए, उसी मुद्दे पे तकरीबन यहाँ भी लड़ा गया है चुनाव। लेकिन बीजेपी की आपने हरकतें देख ही ली हैं, क्या किया है उन्होंने चुनाव के बीच में। लठतंत्र पे लोकतंत्र भारी है। लेकिन लोकसभा में तो आपने बीजेपी को वोट दिया है। नहीं, हमने तो कांग्रेस को दिया था। बीजेपी को देने का क्या मतलब है? बीजेपी को तो हमने दिया ही नहीं वोट, ना मंगलौर विधानसभा। चलो ठीक है हरीश, आपके पास वापस लौटते हैं। इस बीच अस्मित भी लगातार बने हुए, एक बार अस्मित का फिर से रुख करते हुए। अस्मित, अब सबसे बड़ा सवाल ये कि बीमा तो अच्छे से फाइट भी नहीं कर रही हैं, इसका बड़ा स्पष्ट संदेश होगा
कि एक तो बीमा भारती का खुद का वोट बैंक नहीं, वो अब तक जो चुनाव जीत रही थी वो जेडीयू के दम पर ही जीत रही थी। दूसरा ये कि आरजेडी ने भी पूरे तरीके से साथ नहीं दिया। ने बिल्कुल साथ नहीं दिया। लिहाजा देखिए, लालू प्रसाद यादव को जाना चाहिए था वहां पे बीमा भारती के चुनाव प्रचार के लिए। लालू प्रसाद गए नहीं। तेजस्वी यादव जो हर बार चुनाव में चुनाव प्रचार, धुआंधार चुनाव प्रचार के लिए जाने जाते हैं, वो भले गए वहां पे। पप्पू यादव निर्दलीय वहां पे सांसद बने हैं इस बार पूर्णिया लोकसभा से। उनको कहा था इंडिया अलायंस ने कि आप बीमा भारती का समर्थन कीजिए। पप्पू यादव ने ऐलान किया मीडिया में आके कि वो बीमा भारती का समर्थन करते हैं, वहाँ रुपौली की जनता बीमा भारती को चुनाव जिताए। लेकिन ग्राउंड पे जाकर पप्पू यादव ने बीमा भारती के लिए चुनाव नहीं किया। लिहाजा इस बार बीमा भारती 5000 वोट से, जिस विधानसभा में बीमा भारती 5 बार विधायक रही हैं, उस विधानसभा में आज 5000 वोट से पीछे चल रही हैं। 22,000 वोट जो है इस समय लाया है कलाधार मंडल, जो है जेडीयू के उम्मीदवार, उन्होंने लाया है। उसके साथ साथ शंकर सिंह, वो भी अच्छा खासा वोट से सेकंड नंबर पे चल रहे हैं। और तीसरे नंबर पे खिसक रही है तो बीमा भारती के खिलाफ जो अपने खास हवाई पंचायत चल रही में है। जो काउंटिंग दूसरी हो रहा बात था। यह कि लोकसभा चुनाव अभी हाल ही में लड़ा, और लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद तुरंत अगर उपचुनाव हो रहा है, उसमें भी अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, तो जाहिर तौर पर ये बीमा भारती के खिलाफ हो जाती हैं बातें। नहीं, बिल्कुल खिलाफ है। और देखिए, आक्रोश है एक बीमा भारती को लेकर के, इसलिए ही बीमा भारती इतना ज़्यादा वोट से पीछे चल रही हैं वहाँ पे। एक तो उनके पति भी इस बार वारंट जारी है, तो वो चुनाव प्रचार कर नहीं रहे उनके लिए, उन्होंने किया भी नहीं उपचुनाव में चुनाव प्रचार उनके लिए, बीमा भारती के लिए। एक वो भी फैक्टर है। दूसरा, वहाँ पे शंकर सिंह जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वो आगे उनमें और कलाधार मंडल में नेक टू नेक इसलिए फाइट है क्योंकि राजपूत जाति से आते हैं शंकर सिंह, और जिस पंचायत में उनकी पकड़ होती है, उस पंचायत में अभी ईवीएम की काउंटिंग होना बाकी है। यानी कि 2 ऐसे पंचायत है जहां पे कलाधार मंडल और शंकर सिंह नेक टू नेक फाइट दे रहे हैं। और हो सके तो अगर राजपूत वाले पंचायत की ईवीएम गिनती होती है तो शंकर सिंह हो सकता है आगे निकल सकते हैं। लेकिन अभी कलाधार मंडल 22,000 वोट उन्होंने लाया है और अभी 5,000 कुछ वोट से वो आगे चल रहे हैं, लीड कर रहे हैं रुपौली से। एक बार थानेश्वर का रुख भी कर लेते। थानेश्वर, बड़ी बात है कि एक तरफ क्रॉस वोटिंग के बाद बीजेपी में आना, चुनावी मैदान में उतरना और फिर पीछे हो जाना, ये संदेश कुछ और ही दे रहा है। देखिए, बिल्कुल संदेश कुछ और ही दे रहा है, लेकिन इसके साथ साथ एक संदेश ये भी दे रहा है कि बीजेपी ने जिस तरीके से जो निर्दलीय विधायकों ने रिजाइन किया था, उसके बाद उन्हीं को ही अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया था। जो वहां के पुराने लोकल कैंडिडेट थे, जो पहले बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ते रहे थे, उन्होंने विद्रोह भी किया था। उनका कहना था कि ये कल के आए हुए जो बीजेपी में शामिल हुए, इनको आपने टिकट दे दिया और आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम कहां जाएंगे। उन्हें अपना राजनीतिक अस्तित्व खतरे में पड़ता नजर आ रहा था। इस वजह से बीजेपी में जो अंतर्कलह शुरू हो गया था, उसका नतीजा भी इस उपचुनाव में बीजेपी को देखने को मिल रहा है। और सीधा सीधा इसका कांग्रेस को फायदा मिल रहा है, जिस कारण अब कांग्रेस की जो तीनों सीटें हैं, तीनों पर कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। आशीष थोड़ा टक्कर दे रहे हैं हमीरपुर से बीजेपी के जो कैंडिडेट है, लेकिन देहरा विधानसभा से क्षेत्र से और नालागढ़ से, दोनों जगह से कांग्रेस के बिल्कुल अच्छी और दूसरी बड़ी बात भी लीड लेकर ये भी आगे है चल रहे हैं। थानेश्वर, जैसे उम्मीद जताई जा उत्तराखंड रही के है जो अंदर कांग्रेस के जो सारी लोकसभा की सीटें बीजेपी के खाते में जाती हैं, वैसे ही हिमाचल में भी हुआ। और एक तरफ लोकसभा में जनता की प्रेफरेंस बीजेपी है और उपचुनाव में अगर देखें तो कांग्रेस। लोगों का मिजाज बड़ा अलग है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लोकसभा के मुद्दे नहीं, लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं। विधानसभा में उस स्टेट को आगे रख के देखते हैं कि स्टेट कैसे आगे चल रहा है। चूंकि कांग्रेस मौजूदा समय में हिमाचल में सत्ता में है, इसलिए सत्तारूढ़ पार्टी के साथ वोटर ज्यादा चलता है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के साथ था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वहां पर वोट मिलने थे, तो नरेंद्र मोदी के नाम पर जो वोट मिले, इसी वजह से हिमाचल के अंदर 4 सीटों पर बीजेपी का परचम फैलाया। लेकिन कांग्रेस की सेकंड नंबर पर है। लेकिन विधानसभा के अंदर चूंकि मुद्दे अलग हैं, उनको चेहरा सुखविंदर सिंह सुक्खू है। सुक्खू ने जिस तरीके की योजनाएं चलाई हैं, लोगों के बीच जाके जो वायदे कर रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे, उसका फायदा उन्हें साफ साफ नजर आ रहा है। आप किसी भी जगह की सीट उठाकर देख लीजिएगा, वहां लोकसभा में अलग नतीजे आते हैं, विधानसभा में एकदम अलग नतीजे आते हैं। चूंकि अब हरियाणा के भी चुनाव कुछ ही समय में होने वाले हैं, आप उसमें भी देख लीजिएगा जिस तरीके से हरियाणा में बीजेपी को उम्मीद थी कि 10 की 10 सीटों पर विजयी होगी, लेकिन 5 सीटें उसके खाते में आई। लेकिन विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग है, विधानसभा के नतीजे एकदम अलग आने की उम्मीद है।